हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करके आज हरिओम अकाउंटिंग बेसिक क्लास नंबर 5। आज इस क्लास को थोड़ा लंबा करने का हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा कंपाइलेशन के माध्यम से भी देना चाहें। अकाउंटिंग मीन्स जो अकाउंटिंग होती है वो दो सिस्टम के आधार पर होती है। हमने ये प्रयास करना है हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के माध्यम से कि आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट के गुण दे दीजिए कि आप अगर चाहें तो इंडिया में और चाहें तो विदेश में अकाउंटिंग के रूप में काम कर सकें। अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट तो हम आपको बताएंगे ही और आने वाली सेशन में एडवांस कंसेप्ट पे भी ध्यान देंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर एक बच्चे ने कॉमर्स लिया हुआ है तो भी और अगर कॉमर्स नहीं लिया हुआ तब भी हम बड़े ही सहज भाव से बड़े ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में अकाउंटिंग के सभी रहस्य इस टॉक में बताएं। अकाउंटिंग जब की जाती है तो या तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग होगी, मींस हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के आधार पर रिकॉर्ड करेंगे, पर यह संभव नहीं होता कि सारी ट्रांजैक्शन कैश के आधार पर ही हो पाए। तो इसलिए एक्यूर्ड बेस पर अकाउंटिंग चलती है, मींस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो उस स्पेसिफिक पीरियड से बिलोंग होने वाली ट्रांजैक्शन होती है वो उस स्पेसिफिक पीरियड में ही उसको कंसिडर करते हैं। इसी वजह से पेबल और जर्नल एंट्री का जो कंसेप्ट है वो हमें याद करना पड़ता है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरह से अकाउंटिंग के 5 पिलरों के बारे में हमने बताया कि एक पिलर जो है कैपिटल का है, एक करंट लायबिलिटी का है, एक असेट का है, एक खर्चे का है और एक इनकम का है। इसी तरह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है या तो वो कैश बेस हो गई, बात खत्म, या वो बैंक बेस हो गई, या वो उधार हो गई, या फिर वो ट्रांजैक्शन जो है एक प्रॉमिस के आधार पर हो गई, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई जिससे एक व्यक्ति को फायदा है और एक को दूसरे का पता ही नहीं क्या है। मींस जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो 5 तरह की हो सकती है। अकाउंटिंग में जब भी कोई घटना घटित होगी तो वो 5 तरह की हो सकती है। एक घटना वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी बाइक पे या अपनी कार में जा रहे थे, हमारा मोबाइल जो है हाथ से चटक गया और नीचे गिर गया और वो मोबाइल हमारी संस्था का था तो लॉस हो गया। या फिर हमने एक मोबाइल संस्था के ले लिया कैश के बेस पे, या हमने एक मोबाइल चेक देके ले लिया, या हमने एक मोबाइल किसी से लिया और किसी को दे दिया, या फिर हमने एक मोबाइल ले तो लिया लेकिन उधार ले लिया। तो इस तरह से ये 5 तरीके से अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन होती है। कैश के बेस पे होगी तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, बैंक के बेस पे होगी तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, उधार के बेस पे होगी तो पार्टी को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट तो पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। अगर किसी के लिए हमने कोई चीज ली और किसी को दे दी तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। और लास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो सही लेकिन उसका सिंगल इफेक्ट था, उसको डबल इफेक्ट में करना है तो हमें डबल में करना पड़ेगा। मींस हमारा बिजनेस का मोबाइल खो गया
तो नुकसान हो गया। तो उसमें प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करेंगे। अब 5 तरह के अकाउंट होते हैं। 5 तरह के अकाउंट नहीं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, उनके नियम है। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक वो पर्सनल अकाउंट जिसको नाम से हम, एक वो जो रिप्रेजेंट करता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के पर्सनल अकाउंट हमारे अकाउंट में होते हैं। पर नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम को पैसे दिए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम से पैसे लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक को पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यदि हमने प्रॉमिस कर दिया सैलरी देने का, अगर हमने प्रॉमिस कर दिया सैलरी देने का, तो सैलरी अकाउंट है डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। मींस एक व्यक्ति से हमने काम करवा लिया लेकिन उससे पैसे देने हैं, तो सैलरी पेबल अकाउंट भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। अब दूसरे की बात करें, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो सभी चीजें जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, लैंड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस के मालिक ने पैसा बिजनेस के मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो बिजनेस के मालिक का नाम है संजीव शर्मा। जैसा कि ये लेक्चर जो सुन रहे हैं वो मिस्टर संजीव शर्मा से सुन रहे हैं। हमने कहा कि बिजनेस में पैसा लगाया किसने? संजीव शर्मा ने। तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे संजीव शर्मा। संजीव शर्मा कौन है? प्रोपराइटर। और वो कैपिटल कहां पे आएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो हमने बताया था आपको, अब उस पर भी आ रहे हैं। लेकिन यहां पे हम रियल अकाउंट की बात करें। रियल अकाउंट मींस कैश रियल अकाउंट है, जितनी भी संपत्तियां हैं वो रियल अकाउंट है। जो गुड्स है वो भी रियल अकाउंट में आएगा। अब अगर हम, नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, अगर उधार परचेज किया। अब अगर तीसरे अकाउंट की बात करें, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। या खर्चा हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस हो जाए तो डेबिट कर दो, खर्चा हो जाए तो डेबिट कर दो। सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
कमीशन रिसीव्ड किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू ना, कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन को तो क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। तो इस तरह से अब अगर हम ड्यूल जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो समझे, अकाउंट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके डबल इफेक्ट पे ध्यान देना है, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। एक निचोड़ की बात कहते हैं कि डेबिट का मतलब है फायदा और क्रेडिट का मतलब है नुकसान। अगर हम कोई संपत्ति लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करते हुए देखें कि डेबिट का मतलब होता है फायदा और क्रेडिट का मतलब होता है नुकसान। जब भी हम किसी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो उसका फायदा कर रहे हैं, और जब भी किसी पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसका नुकसान कर रहे हैं। अब वो नुकसान कैसे हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन ये एक टोटलिटी में एक निचोड़ की बात हमने कह दी। जब भी आप जनरल एंट्री पास करें, अब एक कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें डेबिट करने वाली पार्टी 2-3 होती है, क्रेडिट करने वाली पार्टी भी 2-3 होती है, उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब अगर हम जीएसटी की बात कर लें, कुछ टर्म्स हैं वो ले लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आने से हुआ क्या कि टैक्स, जीएसटी आने से जो बिजनेसमैन था उसने टैक्स लेना है। अब यहां पे एक टर्म आ गई जिसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी और वर्सेस आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब है कि हमने टैक्स दिया और कोई माल परचेज किया। आउटपुट जीएसटी का मतलब है कि हमने कोई माल सेल किया और टैक्स ले लिया। हम चाहेंगे कि जो टैक्स हम दे के आए हैं वो टैक्स जो हमने टैक्स लिया है उससे राइट अप हो जाए। इनपुट जीएसटी हमेशा आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होता है, और जो बैलेंस होता है वो आपको बैंक में या सरकार को देना होता है। यही तो जीएसटी पोर्टल है। जीएसटी पोर्टल में हो क्या रहा है, अब है बैंक रिकंसिलाइंग स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलाइंग स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में फिर बात करेंगे, लेकिन यहां पे मतलब बता देते हैं आपको कि वो ये क्या है कि हमारी जो बैंक अकाउंट है, बैंक जो अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट है। हम जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट हमारे लिए लाभ है। जितने भी असेट्स होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि कोई चीज हमारे लिए एक संपत्ति के रूप में, यदि वो खर्चा है तो अलग बात है, लेकिन खर्चा भी एक प्रकार का संपत्ति ही होता है कि हमारा खर्चा हो गया, कहां पता। डेबिट का बैलेंस एक प्रकार की असेट को रिप्रेजेंट करता है। हमने पैसे बैंक में जमा कराए 5,000 रुपए। बैंक ट्रांजैक्शन क्या करता है, हमारे लिए जो बैंक है वो डेटर्स के रूप में है। अब डेटर्स और क्रेडिटर के कंसेप्ट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। जब हम कोई माल किसी को बेचते हैं उधार, जब हम कोई माल किसी को उधार बेचते हैं तो एंट्री करते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो राम का अकाउंट जो है वो डेबिट करते हैं और राम के अकाउंट को बैलेंस शीट में लिखते हैं कि राम से 5,000 का माल हमने दिया है और 5,000 उससे लेने हैं। डेटर्स बन के वाले, डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है और क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब हम परचेज करते हैं, उधार परचेज करते हैं कि हमने राम एंड सन्स से माल परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स। राम एंड सन्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आता है। तो बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, वहां से हम अपना चेंज किया टॉपिक। तो जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, लेकिन जो बैंक है वो हमारे नाम से एंट्री करता है। मान लो संजीव शर्मा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू संजीव शर्मा प्रोप्राइटर अकाउंट।
तो हमारा जो बैलेंस बैंक का होगा, हमारी बैलेंस शीट में बैंक 5,000 आएगा, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट में संजीव शर्मा प्रोप्राइटर 5,000 क्रेडिटर के रूप में आएगा। मींस बैंक कहता है कि हमें संजीव शर्मा को 5,000 देने हैं और हम कहते हैं कि हमने बैंक से लेने। तो हमारे लिए वो असेट है बैंक, और बैंक के लिए हम लायबिलिटी हैं। फिर एक आम इक्वेशन है जो हमें यूज करनी होती है अकाउंटिंग में। वो इक्वेशन क्या है? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। एक शब्द है ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी या कैपिटल एक ही है। तीन तरह की अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट को करनी होती है। उसमें पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको छोड़ दें अभी। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, जब हम सूक्ष्म रूप से अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस या कॉस्ट अकाउंटेंट वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो कॉस्ट को चेक करता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो फाइनेंस को चेक करता है, जिसका फोकस अमाउंट पे है, जिसका फोकस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। जिसका फोकस ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे है ना कॉस्ट पे है, उसका फोकस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, वो फाइनेंस की मैनेजमेंट भी कर रहा है और कॉस्ट की भी, उसने मैनेजमेंट करनी है। तो तीन फील्ड हो गए, तीन ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। मींस CMA का कोर्स होता है एक, ताकि एक व्यक्ति कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में पहचाना जाए। अब एक टर्म है, उसको बोलते हैं ऑफसेट अकाउंटिंग। जब हम किसी एंट्री के द्वारा किसी अकाउंट के बैलेंस को कम करने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी एंट्री के द्वारा किसी अकाउंट के बैलेंस को कम करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफसेट अकाउंटिंग। अक्सर अकाउंटेंट ऑफसेट अकाउंटिंग भी करता है। फिर है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट एक प्रकार का हमारे लिए फायदा है। हमने कोई माल 5,000 का किसी को बेचा और उसने वापस कर दिया, तो उससे होगा क्या कि हमारी जो सेल है वो कम हो जाएगी। 5,000 का माल बेचा था लेकिन 500 रुपये का माल वापस कर दिया गया, सेल रिटर्न बोलते हैं। और सेल रिटर्न के लिए हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। इसी तरह से यदि हमने 5,000 का माल परचेज किया था और हमने रिटर्न कर दिया, तो हम क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जो अचानक पैदा हो जाए। अचानक जो पैदा हो जाए उसको कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। कंपाउंड एंट्री के बारे में हमने बता दिया कि जब हम कोई एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, उसमें दो अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। प्रोविजन और रिजर्व। अकाउंटिंग में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है कि कोई किसी खर्चे के लिए हम एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं कि अगर बाय चांस वो खर्चा हुआ तो उस प्रोविजन में से हम खर्चा यूज कर रहे हैं। और एक है रिजर्व। रिजर्व और प्रोविजन में फर्क ये है कि प्रोविजन जो है खर्चे के लिए है, रिजर्व जो है वो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए हम रखते हैं।
यहाँ पे एक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो अकाउंटिंग है वो 5 स्तंभ पे टिकी हुई है। एक है कैपिटल अकाउंट, एक है असेट अकाउंट, एक है लायबिलिटी, एक है एक्सपेंस और एक इनकम। जब कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, सिंपल है, और अगर घटेगा तो डेबिट करेंगे। असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी, असेट घटेगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, नहीं तो घटेगा तो क्रेडिट होगा। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और अगर घटेगी तो डेबिट होगी। तो आज की इस टॉक में हमने काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किया। अब इसमें एक टर्म और ले लें, स्क्रैप वैल्यू। मान लीजिए एक कंपनी ने, एक संस्था ने एक जो है कंप्यूटर लिया 20,000 का, और कंप्यूटर वाले जिस शॉप से कंप्यूटर लिया उसने कहा कि इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर वो 2,000 रुपये है, और 10 साल ये कंप्यूटर काम करेगा। इसकी कीमत है 20,000 रुपये, लेकिन ये 10 साल काम करेगा और इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये। मीन्स 18,000 रुपये की जो कीमत है वो 10 सालों के लिए है। मीन्स एक साल में यदि 18,100 रुपये हम कम कर दें, 18,100 का खर्चा अगर कर दें बुक, तो निश्चित रूप से 10 सालों में इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 रह जाएगी। अब यहां पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब कोई असेट हम खरीदते हैं तो उसकी ह्रास वैल्यू को 2 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक हम टोटल जो असेट है उसको स्क्रैप वैल्यू से माइनस करके, उसको जितने ईयर में वो चलती है उससे डिवाइड करके हर साल जो है उसके बेस पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालें। चलो ये कंसेप्ट हम अगली वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। बाकी स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब असेट की जो लास्ट कीमत है, जब वो काम नहीं करेगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू है, उसको बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ए लॉन्ग और वंडरफुल टॉक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज। हरिओम नॉलेज प्लस।